मॉडर्न हिस्ट्री विल बी डिवाइडेड इनटू, अगर हम 1857 रिवॉल्ट को सेंटर मान लें, इफ वी सेंट्रलाइज टू द 1857 रिवॉल्ट, अगर हम 1857 रिवॉल्ट को बीच का केंद्र मान लें, केंद्र सेंटर मान लें, तो उस सेंटर के पहले हम देखते हैं सबसे पहले लेटर मुगल्स के बारे में, जो आपकी क्लास 7 में है। लेटर मुगल्स के बाद आपने क्या पढ़ा, फिर क्या पढ़ा था आपने कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स पढ़े थे ना, इंडिपेंडेंट स्टेट, जैसे अवध के बारे में, यस सर, हैदराबाद के बारे में, बंगाल के बारे में। हाँ, तो ये आपका आ जाता है इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब, ठीक ना, इंडिपेंडेंट स्टेट। लेकिन इसको ये कैसे स्टेट थे, ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थे, मतलब पुराने मुगलों के ही प्रांत थे, ठीक है, ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थे। कुछ इसके बाद फिर आपने देखा था वतन जागीर वाले मामला, देखिए थोड़ा समझ में आ जाए। मॉडर्न हिस्ट्री को अगर हम सेंट्रल क्या माने, सेंट्रल को मानते हैं 1857 रिवॉल्ट, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं क्या, लेटर मुगल्स, लेटर मुगल्स, बात समझ में आ रही है, लेटर मुगल्स, लेटर मुगल्स के बाद फिर यहाँ पर the old Mughal provinces, old Mughal provinces। तो थर्ड नंबर क्या है आपका, दैट इज सीजिंग वतन जागीर था ना, वतन जागीर, ये नोट हो गया, आपको नहीं हो गया, नोट हो गया है, सर हो गया नोट। ओल्ड मुगल प्रोविंसेस, ओल्ड मुगल प्रोविंसेस के बाद आप देख लीजिए इसमें है आपका वतन जागीर, फिर आपने क्या पढ़ा था, सीजिंग इंडिपेंडेंस, सीजिंग इंडिपेंडेंस, सीजिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है, सीजिंग इंडिपेंडेंस में क्या किया था, हम सिर्फ पढ़े थे, सिर्फ पढ़े थे, मराठा पढ़ा, मराठा, जाट पढ़ा आपने, ठीक है, वतन जागीर में क्या पढ़ा आपने, राजस्थान के बारे में पढ़ा, राजस्थान जो राजपूत है, राजस्थान के बारे में ओल्ड मुगल क्या पढ़ा, अवध, हैदराबाद, ठीक है, तो ये आपका हो गया ये रिवर्ट, और इसकी जस्ट बाद आता है आपका क्या, 1857 रिपोर्ट, ठीक है, ये आ गया आपका 1857 रिपोर्ट, समझ में आया, नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, पुराना है, पुराना डेटा है आपके पास, बस थोड़ा सा मैंने आपके दिमाग में जोड़ डालने की कोशिश किया है। आई हैव ट्राइड कि आपको ये पता चले कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत है वो कहां से हो रही है, लेटर मुगल से हो रही है, लेटर मुगल के बाद लेटर मुगल कमजोर रहे, है ना, जो बहादुर शाह जफर रहे, बाकी सब लोग कमजोर रहे, इसी की वजह से जो मुगलों के जो क्षेत्र रहे, अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है ना, ये सब स्वतंत्र हो गए, अपने आप स्वतंत्र कर लिए। इसी क्रम में वतन जागीर में कुछ राजस्थान के कुछ राजपूत जो रहे, इनके क्षेत्र भी फ्री हो जाते हैं, है ना, जैसे इसमें राजस्थान में आपको आप देखिए मेवाड़ के बारे में है ना, मेवाड़ है, ये सब क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, इनको अपने आप से स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक है, कुछ लोग जो रहे मुगल शासक रहे, है ना, उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। इसके बाद सीजिंग इंडिपेंडेंस में आपने सिख पढ़ा था, मराठा पढ़ा था, जाट पढ़ा था,
आज जाके आप फिर से एक बार उसको चाहे तो एडिट कर सकते हैं। और इतनी सदी के बाद उसी क्रम में आप देखते हैं 1857 रिवॉल्ट आ जाता है और 1857 रिवॉल्ट के बाद फिर इस समय जो इस समय भारत में इंडिया में इसका शासन था, इंडिया में शासन था कंपनी थी ना, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी इसी समय, जिस समय लेटर मुगल चल रहा है, जिस समय ओल्ड मुगल रूलर भारत में है, उधर जागी सीजिंग इंडिपेंडेंस, ये सारी जो घटनाएं हो रही है भारत में, हलचल हो रही है उस समय कौन था भारत में? कंपनी शासन में कंपनी थी, लेकिन पूर्ण रूप से शासन में इसका हस्तक्षेप नहीं था, पूर्ण रूप से शासन में इसका हस्तक्षेप नहीं था। और इसके बाद आता है आपका 1858 एक्ट, 1858 एक्ट, ये 1858 एक्ट जो आपको आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1858 एक्ट आपने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है। 1858 एक्ट आ जाता है और कंपनी क्या हो जाती है, कंपनी क्या हो जाती है, पूरी तरह से फिनिश हो जाती है ना, कंपनी क्या हो जाती है, पूरी तरह से फिनिश हो जाती है। और अब भारत किसका कंट्रोल में आ जाता है, अब भारत कंट्रोल में आ जाता है ब्रिटिश क्राउन की, ठीक है, अब भारत किसके कंट्रोल में आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ जाता है। और हाँ, और उसी के बाद ब्रिटिश क्राउन के बाद फिर आप समझ लीजिए जो मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये नेशनल मूवमेंट जो है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का आप जस्ट इसके आगे फिर इसमें हम अगर नेशनल मूवमेंट की बात करें तो नेशनल मूवमेंट को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना, 3 पार्ट्स का नेशनल मूवमेंट है, उस तीनों को मिलकर नेशनल मूवमेंट हम कहते हैं। जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो फिर नेशनल जो मूवमेंट है, राष्ट्र का जो मूवमेंट है, वो एक दिन में तैयार होने वाला है नहीं, है ना, धीरे धीरे कंडीशन बनती गई, मूवमेंट बढ़ता गया, तब जाके कहीं हमें लास्ट में आजादी मिली थी ना 1947 में, है ना। तो इसलिए हमने नेशनल मूवमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आपके एक चार्ट बना लीजिएगा और एक चार्ट में इसको सुबह शाम 2-3 बार देख लेंगे तो दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा। और जब ये प्रिंट हो जाएगा आपके दिमाग में, तो जब आप कोई चीज पढ़ेंगे, जब आप कोई चीज बुक में पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि ये जो घटना अच्छा उस समय की है, ये घटना इसके बाद की है, ये वाला इवेंट इससे पहले का है, ये उसके आगे का है, तो आपको जल्दी लर्न होगा, ठीक है, आपको जल्दी लर्न होगा। क्योंकि हिस्ट्री में जब आप कोई चीज फिक्स कर लेते हैं ना दिमाग में कि हाँ लगभग ये घटना इसके आसपास की है, तो बड़ा जल्दी लर्न हो जाता है। और नहीं ऐसे तो आप लोग पढ़ते रहिए ना, उसका कोई रिकॉर्ड तो दिमाग में रहता है, वो इधर से याद करेंगे उधर से होता जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, आप मुझे लगा कि शायद आप मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग चाहें तो इसको एक्सेप्ट करें और चाहें तो आप लोग अपने स्टाइल से पढ़िए, ठीक है। एक कॉल ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ राघव गुप्ता ने पूछा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश थी, बिल्कुल ब्रिटिश की ही थी, लेकिन एक तरह से व्यापारिक कंपनी थी वो, ब्रिटिश की व्यापारिक कंपनी तो जो भारत आई थी व्यापार करने के लिए। जैसे हमारा कोई देश अगर किसी दूसरे कंट्री में व्यापार करने नहीं जाता है क्या, जाता है, वैसे ही व्यापार करने के लिए आई थी यहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे उस व्यापार करते करते उसको मजा आने लगा कि भाई व्यापार करके जो हम इस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं, यहाँ पर तो रहने की जगह है, तो बड़े आराम से रह सकते हैं यहीं पर, है ना। तो धीरे धीरे लालच बढ़ता गया, उनका रोल बदलता गया, है ना, उनका रोल धीरे धीरे बदलता गया। जैसे आदमी की जो भूख होती है पहले थोड़ी सी होती है, फिर और ज्यादा जब और धीरे धीरे उसको मजा आने लगा, है ना, कि बहुत अच्छा कंट्री है, यहाँ के आपस में लोग लड़ते रहते हैं, सब लोग बढ़ता है, यहाँ पर हम बड़े आराम से अपना शासन कर सकते हैं, उनको मजा आने लगा, है ना। ऐसे समझ लिया करो, कहानी की तरह समझा करो, ज्यादा सीरियस होकर मत समझा करो, ठीक है। पुरानी जो बुक्स है जहां पर मैंने पुरानी चीजें पढ़ाई है, उसका जहां डेटा आपने कलेक्ट किया था, आज ही जाके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला पार्ट था जो मैं अभी नोट कर दिया हूं, वो आपका क्लास 7 में ही हो गया था, और मैंने बताया था कि इसका जो सेकंड पार्ट है उसके आगे से आप लोग जस्ट क्लास 8 में पढ़ेंगे। ये इत्तेफाक की बात रही कि कोरोना की वजह से हम लोग इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, चाह कर भी, है ना, लेकिन इतनी बुरी पढ़ाई भी नहीं हो पाई हमारी, हमें कोई चीज समझ में ना आए। हमने बहुत प्रयास किया, आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है, घर में बैठकर बहुत प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा फ्यूचर, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स मेहनत कर रहा है बहुत ही हेल्पफुल होगा उसके लिए, तो बाद में पता चलेगा कि हाँ मैंने अपनी स्टार्टिंग के टाइम पे मेहनत किया था, पढ़ाई किया था, आज मुझे उसका रिजल्ट सामने निकल के आ रहा है। किसी की कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती है, हर चीज को एग्जाम से जोड़कर मत देखिएगा कि सब चीज एग्जाम में ही आ जाएगा तभी। जो बच्चे एग्जाम से ही जोड़कर हर चीज देख रहे हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है,
ठीक है, हर चीज एग्जाम से, आप किस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट में जाके आपको कंपटीशन एग्जाम देना है। मेन जो एग्जाम है आपका कंपटीशन एग्जाम है। 8th 9th 10th 11th 12th वाले एग्जाम आपका मेन एग्जाम नहीं है। आपका मेन एग्जाम क्या है, कंपटीशन एग्जाम, जिस एग्जाम को निकालकर आपको एक जॉब मिल जाए, एक अच्छी नौकरी मिल जाए। और सर ये डिस्कनेक्ट हो गया था क्या अचानक से? यस सर। अपने आप कनेक्ट भी हो गया? यस भाई भी डर गए थे तो जादू हो रहा है यार फिर। यस सर। यस सर। चलो अच्छा ठीक है, क्लास स्टार्ट किया जाए, है ना? यस सर। क्वेश्चन था एक क्वेश्चन, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर 1917 का जो रसिया वाला मामला है वो थोड़ा समझा दीजिए। लास्ट में इसको थोड़ा समझ लीजिए क्या था। ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म वाली हेडिंग, ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म वाली हेडिंग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चर्चा मैंने किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसमें भी मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बता दिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में हुआ था। ये भी ध्यान दो फर्स्ट वर्ल्ड कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, 1914 में यस सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तुम जैसे मैं बोलता हूँ कि हर्षवर्धन तुम एक्शन के मोड में क्यों आ जाते हो, मैं कोई कमांडर नहीं हूँ, तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। ठीक है, तुम बिल्कुल आर्मी की तरह बिल्कुल एक्शन मोड में आ जाते हो। ठीक, आराम से थोड़ा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 में हुआ था, और 1914 से लेकर 4 सालों तक चला, 1918 तक। ठीक है, तो 1918 में जाके फिनिश होता है। इस युद्ध से भारत के क्या परिणाम है, विश्व युद्ध हो रहा है, भारत का इसमें क्या रोल है? भाई भारत का इसमें ये रोल था कि भारत उस समय गुलाम था। जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था भारत उस समय गुलाम था, दूसरे देश के अधीन था। भारत की जो सॉवरेंटी है, संप्रभुता है, यानी भारत की संप्रभुता का मतलब कल ही मैंने बताया था, सॉवरेंटी का मतलब होता है कि हमारी जो शक्ति है, राजनीतिक शक्ति, वो किसी दूसरे के देश के हाथ में थी, ब्रिटेन के हाथ में। यानी हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। हमारे देश पर कोई भी आक्रमण करेगा, हम किसके साथ आक्रमण करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारा किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाना है कि नहीं बनाना, इन सभी बातों का जो डिसीजन है वो ब्रिटेन ले रहा था। इसलिए उसको कहते हैं सॉवरेंटी। लेकिन 1950 से जब हमारा देश आजाद हो जाता है, उसके बाद फिर संविधान बनने के बाद 1950 26 जनवरी जो आपकी आती है, रिपब्लिक डे जो आपका आता है 1950 में, इस दिन से भारत की जो सॉवरेंटी है वो भारत के पास हो जाती है। भारत की सॉवरेंटी कहाँ हो जाती है? भारत के पास। यानी हमारी संप्रभुता हमारे हाथ में, यानी हमारे देश का जो डिसीजन होगा वो हमारे देश के लोगों द्वारा ही होगा। इसी को बोलते हैं सॉवरेंटी। हम अपनी सुरक्षा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं, यही होती है सॉवरेंटी। पूर्ण रूप से शक्ति है हमारे अंदर, नहीं? ठीक है, यही होती है सॉवरेंटी। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म की बात कर रहे थे। ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म में हम बात कर रहे थे कि ग्रोथ ऑफ मास एक बड़े पैमाने पर नेशनलिज्म कैसे फैल रहा था। अभी तक हमारे देश में था, अब वर्ल्ड विश्व के लिए मंच पर क्या हुआ था कि जब युद्ध हुआ तो ब्रिटेन एक पक्ष था, ब्रिटेन के साथ देने वाले कौन थे? फ्रांस थे। मैंने बताया आपको, फ्रांस था, इटली था। ठीक है, ये सब लोग साथ दे रहे थे। लेकिन नहीं, जापान था, सॉरी, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। जापान पहले शुरुआत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान इनका ब्रिटेन का साथ देता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान इनका साथ नहीं देता है। ठीक है, वो बात की कहानी है, वो एक अलग मैटर हो गया। बस सीधा सीधा समझ लीजिए कि ब्रिटेन का जो युद्ध था, मुख्य रूप से इधर से ब्रिटेन, फ्रांस और उधर से जर्मनी। जर्मनी का नाम याद रखिए आप कि जर्मनी, ठीक है, और इटली और इधर टर्की। जर्मनी, इटली और टर्की, ये तीन लोग थे, जर्मनी, इटली और टर्की। टर्की का नाम याद रखिएगा क्योंकि टर्की से संबंधित अभी स्टेटमेंट आने वाला है। टर्की याद रखिएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की भी किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है? ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। किसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है? ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। टर्की, हाँ, तो ब्रिटिश, फ्रांस, याद रख लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, ब्रिटेन, फ्रांस और मैं बताया कि जापान, प्लस किसके साथ में हो रहा है? जर्मनी, टर्की और इटली। जर्मनी और टर्की को भी याद रखिएगा क्योंकि टर्की से संबंधित अभी आगे एक बात मिलेगी, फिर आपको वहां से मुझे नया ना बताना पड़े। तो देखिए, टर्की और जर्मनी ये दोनों ब्रिटेन से युद्ध कर रहे हैं। तो ब्रिटेन की सेनाओं को जरूरत थी, ब्रिटेन में सेनाएं, सोल्जर्स की कमी, सोल्जर्स की कमी थी। तो सोच रहे थे कि हमारा एक दूसरा जो भारत भी तो है, वहां पर भी तो शासन कर रहा, वहीं के जो सैनिकों को भर्ती करते, गांव की तरफ गए, गांव वालों को प्रोफेसर बनाया, सेना में भर्ती हो जाओ, सैलरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, घर में बैठे हो, है ना, बेरोजगार बैठे हो, कहते तो गरीब है हम लोग, अब आज मौका मिला है तो आज आप आ नहीं रहे हो। जबरदस्ती प्रेशर बनाया, दबाव डालकर वहां से सेनाओं को लेकर जबरदस्ती सेनाओं को विदेशों में भेजा गया लड़ने के लिए।
जब हमारे देश के सैनिक वहां बाहर गए तो युद्ध किए तो उनको पता चला युद्ध करने के दौरान, जब युद्ध फिनिश हो गया, खत्म हो गया, तो उस पूरे युद्ध के दौरान उनको ये पता चल गया, ये चर्चाएं तो होती ना, युद्ध में दूसरे देश के सैनिक आते हैं, हमारे देश के सैनिक गए होंगे, युद्ध देश के दौरान उनको चर्चा पता चल गया कि ब्रिटेन ने किस तरह से पूरे वर्ल्ड पर कब्जा किया हुआ है। उनको ये पता चल गया कि ब्रिटेन लगभग पूरे वर्ल्ड पर, यानी अमेरिका जैसे देशों पर भी, अमेरिका भी कभी इसमें खराब नहीं था, वहां पर भी ब्रिटेन है, इधर साउथ अमेरिका में चले जाइए, नॉर्थ अमेरिका में चले जाइए, हर जगह इनके उपनिवेश थे। जो ब्राजील है यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ब्रिटेन का कब्जा रहा। अफ्रीका, तो सबसे ज्यादा उन्होंने ये देखा, सबसे ज्यादा उन्होंने देखा कि एशिया और अफ्रीका, ये दो कॉन्टिनेंट ऐसे थे, अफ्रीका और एशिया, यहाँ के लोगों के साथ में ज्यादा अत्याचार हुआ। बाकी देशों में ब्रिटेन के छोटे मोटे उपनिवेश रहे, कॉलोनी रही, लेकिन सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा था जो एशिया कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लोगों के साथ, इनके साथ में ज्यादा हो रहा था। ये बात उनको पता चलती है हमारे यहाँ के सैनिकों को, और जब आकर हमारे देश में सारी बातें फैलाते हैं, तब हमारे देश में और जागरूकता फैलती है, तब हमारे देश में क्या फैलती है, और अवेयरनेस फैल जाता है, जागरूकता फैलती है। अच्छा बताइए कितने खराब लोग हैं, हमारे साथ तो अत्याचार कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी लपेटे हुए हैं साथ, ठीक है। साथ ही साथ यहीं पर 1917 की घटना, रसिया की घटना, जहां पर जार राजा वहां का था, जार, उसका शासन था, वहां पर अत्याचारी शासक था, निरंकुश शासक था, ऑटोक्रेटिक शासक था, तानाशाही शासक था, किसी की सुनता नहीं था, अपने मनमानी करता था, उससे जनता बहुत परेशान थी। किसान वर्ग, जो मजदूर वर्ग था, समाजवादी वर्ग जो लोग था वहां का, जो मार्क्सवादी लोग थे वहां के, मार्क्सवादी यानी कि सोशलिज्म, समाजवादी मजदूर संघ के जो लोग थे, सब परेशान थे। उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, अटैक किया और जार साहिब उखाड़कर मार फेंक। तो जब रसिया में जार साहिब उखाड़कर बाहर चली गई, वहां पर सोशलिज्म हो गया, मजदूर लोगों का बोलबाला हो गया, तो वो घटना चक्र को देखकर भारत के जो किसान मजदूर है उनके अंदर खून खोल गया, भाई ऐसा भी अपने देश में कर सकते हैं, जब रसिया के लोग कर सकते हैं तब हम भी कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, रसिया को देखकर भारत में क्या हो रही हलचल पैदा हो रही है, बाहर हमारे सैनिक जा रहे हैं और यहाँ से एक नया मैसेज लेकर आते हैं। यही है ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, यानी कि अपने देश के अलावा हम लोगों ने बाहर के लोगों से भी प्रेरणा लिया, इंस्पिरेशन लिया, जागरूक हुए, इसी को कहा गया मास नेशनलिज्म, ठीक है। बात कर रहे थे द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है ना। एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी का मतलब है कि महात्मा गांधी का भारत में आगमन हो जाता है, महात्मा गांधी का भारत में आगमन हो जाता है। भारत में आगमन, एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी का मतलब यही है कि महात्मा गांधी की एंट्री, देखिए महात्मा गांधी हीरो की तरह यहाँ एंट्री कर रहे हैं, जैसे आप फिल्मों में देखते हो, है ना। तो महात्मा गांधी, ये नेशनल मूवमेंट हमारे यहाँ देश में चल ही रहा है, माहौल आपको कल मैंने बता ही दिया कि क्या माहौल चल रहा है ना फिल्म में, और अचानक से महात्मा गांधी, है ना, एज ए हीरो के रूप में एंट्री करते हैं। देखा होगा आप लोग, बहुत देखते हैं, बहुत शौकीन होते हैं, कुछ लोग कहेंगे नो सर हम नहीं देखते हैं। सर फिल्म भी बनी थी, हाँ फिल्में बनी, उसमें बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी का रोल किया था। हाँ ये देखो बहुत अच्छी बात है, तुमने अगर ऐसी पिक्चर देखना चाहिए, जैसे मनोज्ञा ने बताया, ऐसी पिक्चर तो ढूंढ ढूंढ कर देखना चाहिए, ऐसी पिक्चर देखने से फायदा होता है, अपने आप बहुत सारी स्टोरी, हाँ अपने आप बहुत सारी स्टोरी आप लोगों को बैठे बिठाए पता चल जाती है, स्टोरी की स्टोरी हो जाती है, पढ़ाई का पढ़ाई हो जाता है, आपका टाइम भी पास हो जाता है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी में देखिए महात्मा गांधी की एंट्री होती है। अब ये एंट्री महात्मा गांधी की, मैंने आपको बताया कि नेशनल मूवमेंट के आप लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, 1885 से 1995 तक, बंगाल पार्टीशन तक। फिर बंगाल पार्टीशन के बाद फिर क्या क्या हुआ वो भी आप लोगों ने समझ लिया, स्वदेशी मूवमेंट आया, है ना। स्वदेशी मूवमेंट के बाद फिर आपने देखा कि आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में वंदे मातरम के नाम से जाना गया, है ना। और बहुत सारे लोगों ने किस तरह से रिवॉल्यूशनरी वायलेंस किया, स्वराज की मांग किया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने ये भी देखा इसी दौरान कांग्रेस जो 2 भागों में बटी हुई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में, जब 2 भागों में बटी हुई थी कांग्रेस, 2 भागों में बढ़ गई थी, क्योंकि विचारधाराएं क्यों विचारधाराएं हो गई थी, क्योंकि 1996 में आपने देखा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, लालच दे दिया जाता है, अंग्रेज लालच दे देते हैं, है ना। ये सारी चीजें मैं आपको बताया, जितनी भी घटना है ये आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। थर्ड पार्ट जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे ध्यान से, मन से, अच्छे से, उनके लिए तो बिल्कुल ये वरदान का काम करेगा, रामबाण का काम करेगा, क्योंकि मैंने जब इसको चार्ट बना कर दिया होगा ना, तो वो घर में भी एक चार्ट बना लेंगे और फिर उसको समझेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे और ज्यादा समझेंगे,
ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा सभी स्टूडेंट्स करें। अगर ऐसा करते हैं तो बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे आप। केवल पढ़ाई को ये मत समझिए केवल क्लास 8 में पास करना है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। पढ़ाई को ये पढ़िए कि कहानी घटना जो हिस्ट्री हुई है उसको याद किया जाए। भाई हमें भी तो मालूम होना चाहिए ना कि पहले क्या हुआ था हमारे देश में, मालूम होना चाहिए कि नहीं मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, अब देखेंगे इसी क्रम में। It is in the circumstances of the Mahatma Gandhi emerged as a mass leader, एक व्यापक नेता के रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं, भाव होता है इनका, emerge होते हैं। As you may know, हम सभी जानते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी जी जिस समय भारत आए उस समय इनकी एज जो थी वो 46 थी। अब देखिए गांधी जी से जुड़ी एक एक बात एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े नेता के रूप में जाने गए, इसलिए इनसे रिलेटेड कोई भी घटना है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसलिए आप भी कोई घटना को छोड़िएगा मत, खासकर जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, आपकी बुक में जितना दिया है इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी कहीं पर बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी बुक में जितना डेटा दिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अच्छा लगा तो बीच में ऐसे कुछ समझ में आई इसकी वीडियो है अभी भी उसी को देखता हूँ मैं। अब इसके वीडियो मीटिंग चल रही है ना अभी। हाँ तो देखिए अभी नया पढ़ाएगा ना तो इसी का आएगा अभी आएगा तो भाई, सब सामने से यहाँ से आवाज आ रही है, शशांक वर्मा। वो आप चले जाओगे फिर वो लटकने लगेगा, चलेगा। वर्धन तुम्हारे यहाँ से तो आवाज नहीं आ रही बेटा? नहीं सर, मेरे यहाँ से नहीं आ रही। अच्छा, बस सब लोग अपने अपने घर को संभाले रहे, पूरा देश संभल जाएगा, ठीक है। देखिए गांधी जी एज 46 एज में आए। कब आए? भारत आए। इसका मतलब भारत आए कि आप भारत में नहीं थे? हाँ बिल्कुल भारत में नहीं थे, ये चले गए थे साउथ अफ्रीका, ठीक है। कहाँ चले गए थे? साउथ अफ्रीका चले गए थे। अब वो कब गए थे साउथ अफ्रीका वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट चल रहा है, गांधी जी की एंट्री हो रही है भारत में, दोबारा आ रहे हैं भारत से ही गए थे साउथ अफ्रीका में। क्यों गए थे वो आगे दिया गया है, आगे दिया गया है कि अराइव्ड इन इंडिया, भारत में कब आते हैं? 1915 में। तो अंडरलाइन करिएगा, एज 46 में अंडरलाइन करिए, अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। पूछा जाता है कि गांधी जी किस कंट्री से भारत आए, तो साउथ अफ्रीका से आए थे। अफ्रीका बस नहीं, साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री, एक भारतीय होने के नाते उस देश में इन नॉन वायलेंट मार्च, एक भारतीय होने के नाते भी उन्होंने उस देश में क्या किया? नॉन वायलेंट मार्च, यानी कि अहिंसा, नॉन वायलेंट अहिंसा से संबंधित जो आंदोलन रहा उसको वहां पर इन्होंने मार्च किया था। अंग्रेज द रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन, अंडरलाइन करिएगा, रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन पर। साउथ अफ्रीका में आंदोलन किया गांधी जी ने, कौन सा? इसके विरुद्ध, रेसिस्ट, यानी कि वहां पर कलर को, रंग को देखकर, ये काला है, ये गोरा है, ये अफ्रीका के लोग हैं, हम लोग ब्रिटेन भी लोग, ब्रिटेन का क्या था? कॉलोनी थी वहां पर अफ्रीका में, ब्रिटेन की अफ्रीका में कॉलोनी थी, तो ब्रिटेन वाले भेदभाव करते थे, मजदूर समझते थे, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो वहां स्लैब सिस्टम था, दास प्रथा थी वहां, उसके खिलाफ गांधी जी खड़े हुए, ठीक है। किसी को और कैसे खड़े हुए? बंदूक लेकर नहीं खड़े हो गए, बंदूक लेकर नहीं खड़े हो गए, मजदूरों के साथ में खड़े हो गए, मजदूरों के साथ मिलकर खड़े हो गए। सभी को एक साथ आह्वान किया कि आज से कोई काम नहीं करे, सभी लोग बैठ जाओ, इनको अगर काम कराना है तो रेसिज्म जो प्रथा है यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। और अंत में झुकते हैं भाई, वो उद्योग फैक्ट्री इतना बड़ा व्यवसाय वहां खोले बैठे हैं, है ना, ले जा रहे हैं, तो माले लास्ट में, है ना, गांधी जी को वहां सफलता मिलती है, साउथ अफ्रीका में इनको सफलता मिल जाती है, गांधी जी का जो प्रयास था सफल हो जाता है। और साउथ अफ्रीका के लोग गांधी जी के व्यक्तित्व को मतलब क्या होते हैं, बहुत पसंद करते हैं, यार बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि बिना हथियार उठाए ही हमारी बात भी मान लेंगे, है ना। तो जब संगठन बनाए ना, तो यूनिटी में कहते हैं पावर होती है। अगर आप एक लोग अकेले लोग हो तो सब लोग आपको घेर के खड़े हो जाएंगे, अगर आप 4-5 लोग मिलकर जा रहे हो रोड में तो थोड़ा आदमी डरेगा, यार 4-5 में पता नहीं किसके पास क्या जेब में भरा हुआ है ना, और कहीं मार मारे 4-5 तो अभी दिख रहे हैं, पता नहीं पीछे 4-5 कोई और ना हो, ठीक है। इस वजह से यूनिटी दिखती है, और यूनिटी के लिए फिर आपने देखा कि गांधी जी को सफलता मिली। He was already African campaigns had brought him in contact with the various types of Indians, Hindu, Muslim, Parsi, Christians, Gujarati, Tamil and North Indians and upper class merchants, lawyer। जब भारत में आते हैं तो जितने भी धर्म के लोग हैं ना, सभी तो फैन हो जाते हैं, यार ये बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है। चलिए क्लास एंड होने वाली है, क्लास एंड होने वाली है, मैं जस्ट अभी आपसे फिर से कांटेक्ट करता हूं, ठीक है, जस्ट 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट क्लास फिर से हम स्टार्ट करते हैं, ओके, आफ्टर 5 मिनट फटाफट ज्वाइन करिएगा।